हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू वी लर्निंग विद योर नेक्स्ट क्लास ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो हमने कैपिटल बजटिंग स्टार्ट किया है और उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आज करेंगे कैपिटल बजटिंग के डिस्काउंटिंग टेक्निक्स। कुछ डिस्काउंटिंग टेक्निक्स हम आज कवर करेंगे और जो बच जाएंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज हम करेंगे एनपीवी मेथड, और एनपीवी मेथड में कुछ कमियां थी, उसको इम्प्रूव करने के लिए आपका इक्विवेलेंट एनुअल एन्युटी मेथड EAA मेथड लाया गया, वो भी देखेंगे। प्लस हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड भी कवर कर लेंगे आज की क्लास में। तो आज हम सारा फॉर्मूला एग्जाम्पल इन सब के थ्रू समझेंगे और साथ साथ देखते चलेंगे हमारा जो क्वेश्चंस आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो कहाँ से क्वेश्चंस उठ के आए हैं वो भी हम कवर अप करेंगे। और आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के और सारी क्लासेस भी देख सकते हो। बिजनेस फाइनेंस की ये 15th क्लास है, तो उनको भी ज़रूर देखो। और क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियोज़ लेकर आऊँ आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन द क्लास। तो देखो, हमने पहले की क्लासेस में देखा है कैपिटल बजटिंग के टेक्निक्स को दो पार्ट्स में कैटेगराइज करा गया है। एक तो है आपका ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा है मॉडर्न मेथड। ओके, तो ट्रेडिशनल मेथड में दो टाइप है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न एंड पे बैक पीरियड मेथड, जो हमने इससे पहले की क्लास में कवर कर लिया। और आज हम देखेंगे मॉडर्न अप्रोच के एनपीवी मेथड, EAA मेथड एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक होता क्या है। ओके, ये समझ आएगा फिर ही आप मेथड समझ पाओगे इसका। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक जो मॉडर्न टेक्निक्स आई हैं कैपिटल बजटिंग के मेजरमेंट के लिए, उसको बोलते हैं हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। अब इसका ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करके चलता है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स, अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कंसीडर करता है कि आज जो आपके हाथ में 10,000 है और जो फ्यूचर में आपके पास 10,000 आएंगे, इन दोनों में डिफरेंस है। ओके, तो वैल्यू किसकी ज़्यादा है? तो अभी जो आपके पास 10,000 है ना, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। रीज़न क्या है? क्योंकि अब अगर ये अमाउंट लेकर चलो आपको 5 ईयर्स के बाद मिलने वाले हैं, तो क्या पता 5 ईयर्स के बाद कितनी महंगाई बढ़ जाए, रिस्क हो जाए, और अब भी आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो, राइट? तो अभी इसकी वैल्यू फिर ज़्यादा होती है, ये मानकर चलते हैं हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हुए लाया गया आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। अब इसमें डिस्काउंट करते हैं हम जो हमारा फ्यूचर में वैल्यू होगा ना, लाइक आपने इन्वेस्टमेंट करा किसी प्रोजेक्ट में और आपको बोला जा रहा है कि आपको उस पर 1 लाख मिलेगा, प्रॉफिट होगा। तो भाई 1 लाख प्रॉफिट होगा, तो अभी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है उस प्रोजेक्ट की, वो कैसे फाइंड करेंगे? तो उसको फाइंड करने के लिए आपका मॉडर्न टेक्निक्स लाया गया है। ओके, तो इसी को बोलते हैं हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो। इट इज़ अ वैल्यूएशन मेथड यूज टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन इट्स फ्यूचर कैश फ्लोज। फ्यूचर कैश फ्लोज पे बेस्ड होती हैं ये। ओके, नाउ it analyze attempts to figure out the value of an investment today based on फ्यूचर के बेसिस पे अभी की वैल्यू निकालना, उसको बोलते हैं हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ओके, नाउ इन दिस मेथड द प्रोजेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज आर डिस्काउंटेड बाय अ सर्टेन रेट। एक सर्टेन रेट से डिस्काउंट किया जाता है। डिस्काउंट मतलब तुम आपके पास ऑलरेडी जो आपकी फ्यूचर वैल्यू है उससे आप अभी की वैल्यू पे आ रहे हो, प्रेजेंट वैल्यू पे आ रहे हो, तो कैसे आओगे? तो एक डिस्काउंटिंग रेट होता है, उसके थ्रू हम ये प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। तो वो जो डिस्काउंटिंग रेट होता है ना, उसे बोलते हैं हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, नाउ अभी आपको ये नोट करके रखना है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आया है आपका। तो जो हमारे डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स, जितने डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स हम पढ़ेंगे ना, उन सब में प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बिफोर डेप्रिसिएशन वाली कंसीडर होती है। आई रिपीट अगेन, जितने डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक्स हैं उन सब में आपका प्रॉफिटेबिलिटी बिफोर डेप्रिसिएशन वाला कंसीडर करते हैं। ओके, नाउ अभी देखो, मेथड्स जानने से पहले डिस्काउंटिंग एंड कंपाउंडिंग रेट्स थोड़ा समझ लेते हैं, ये जानना ज़रूरी है। अब कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? तो कंपाउंडिंग का मतलब है कंपाउंड करना, प्रेजेंट वैल्यू को देखते हुए मुझे फ्यूचर में कितना मिलेगा
उसको डिटरमाइन करना, तो वो क्या कहलाता है, कंपाउंडिंग मेथड। और वो जो जिस रेट पे आप कंपाउंड करते हो ना, प्रेजेंट में जो वैल्यू है और उससे आप फ्यूचर की वैल्यू जो फाइंड करते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हो, तो उसका ये फॉर्मूला है आपका P1+R/n⁴ ओके। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, इंटरेस्ट रेट का। नाउ डिस्काउंटिंग क्या है, तो डिस्काउंटिंग का मतलब यू हैव फ्यूचर कैश फ्लोज, आपके पास फ्यूचर कैश फ्लोज कितने आएंगे आपको पता है, और उससे आपको प्रेजेंट वैल्यू पे आना है, ओके। और उसके लिए डिस्काउंट रेट क्या है, क्या फॉर्मूला है, तो वो है आपका 1/1+R⁴n, ओके। और इसको हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी बोलते हैं, याद रहेगा, डिस्काउंट रेट को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी बोला जाता है, ओके। चलो अब हम टेक्निक्स समझेंगे, अब आपको क्लियरिटी आएगी अच्छे से। देखो नाउ एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक, तो ये क्या है, ये एक टूल है जिससे किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी इन्वेस्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है, हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा एक प्रोजेक्ट में, वो हमें पता चलता है, ओके। Now, it is calculated by taking the difference between the present value of cash inflows and present value of cash outflows. तो ये डिफरेंस बताता है प्रेजेंट वैल्यू, जो आपकी कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू है और जो कैश आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू है, उनमें कितना डिफरेंस है, ये बताता है। अब देखो हमारे नेट में ना ऐसे न्यूमेरिकल्स करके ना बहुत कम आता है, हमारे आता है सेंटेंस में, तो सेंटेंस आपको समझना ज़रूरी है। तो वो कैसे आप समझोगे, ये आप एक बार कॉपी पे लिख लो ना, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस पीवी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, तो इस तरह से निकलता है हमारा एनपीवी। नाउ MPV is nothing but net off of the present value of cash inflows and outflows by discounting the flows at a specified rate. अब जो कैश इनफ्लो मिलेगा और जो कैश आउटफ्लो मिलेगा उसको हम कैसे कंसीडर करते हैं, तो एक डिस्काउंटिंग रेट हम मान कर चलते हैं और उस डिस्काउंटिंग रेट पे ही आपका ये NPV निकलता है, ओके। चलो अभी देखो एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कैसे काम करता है ये। तो अब आप मानकर चलो आपने कोई प्लांट खरीदना है या कोई मशीनरी खरीदनी है, ओके। तो आप इन्वेस्ट कितने का करते हो, 3 लाख का उस पर आपने इन्वेस्ट करा, कोई सा भी प्रोजेक्ट है आपने 3 लाख का इन्वेस्ट करा, स्टार्टिंग में इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी 3 लाख की है, ओके। नाउ अब ईयर्स देख लेते हैं। अब ईयर्स कैसे देखोगे आप, तो ये मानकर चलना है, मानकर क्या मतलब ऐसे ही सोच कर लेकर चलना है कि ये जो ईयर्स दिए हैं ना, ये एट द एंड है, एट द एंड वाला ईयर है, मतलब अभी 2020 चल रहा है आपका, तो 2020 के एंड में कितना कैश इनफ्लो होगा आपको, तो 60,000 आएगा। और अब नेक्स्ट ईयर मतलब 2021 के एंड में आपको कितना आएगा, तो तब भी 60,000 आएगा। इस तरह से आपको कैश इनफ्लो लेकर चलना है। अब डिस्काउंट फैक्टर आप कितना लोगे, तो वो आपको लेकर चलना है 10%, मतलब आप मानकर चल रहे हो। जो डिस्काउंट रेट होता है ना, ये आपका मान के ही चलते हैं, ये मज्यूम करके रखते हैं, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना कितना प्रेजेंट में मिलने वाला है, तो एक डिस्काउंट रेट हम लेते हैं, तो इसमें लिया है 10%। अब 60,000 पे 10% अगर आप लगाओ तो आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैसे आएगा, तो ये कैसे निकालते हैं, तो हमने देखा डिस्काउंट करने का फॉर्मूला क्या है आपका, 1/1+R⁴n। अब n है आपका रेट और R है आपका रेट और n है आपका पीरियड, टाइम पीरियड, ओके वो है। तो डिस्काउंट फैक्टर आप 10% करके लगाओगे, आप इस पे फॉर्मूला पे पुट करके देखो, फिर आपका आंसर क्या आएगा, कैश प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, मतलब फर्स्ट ईयर में आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 54,540। अब नेक्स्ट ईयर पे जाओ, तो नेक्स्ट ईयर आपको पता है आपको 60,000 मिलेगा रिटर्न, ओके। तो अब प्रेजेंट वैल्यू कितनी है उसकी, तो वो होगी आपकी 49,560। अब 3 साल बाद कि कैश इनफ्लो ले लो 90,000, तो अभी की वैल्यू कितनी होगी फिर 67,590, ओके। तो डिस्काउंट रेट जो है वो भी आपका डिक्रीज करता जाता है और ये इनफ्लोज भी आपके डिक्रीज करते जाते हैं, ओके।
ना अब आपका आया कितना आया, प्रेजेंट वैल्यू आया आपका 3,01,470। अब हमें निकालना है, मतलब इसको आप ऐड करोगे ना पूरे को तो आ रहा है आपका 3,01,470। अब हमें क्या निकालना है, एनपीवी। एनपीवी तो हमें पता है एनपीवी का फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, राइट, यही है। तो अब आप इनफ्लो कितना हुआ आपको 3,01,470, राइट। अब आउटफ्लो कितने का हुआ है, कितना आपने लगाया था, तो आपने लगाया था 3 लाख, राइट, 3 लाख आपने लगाया था। तो अब एनपीवी कितना निकला, तो एनपीवी कितना निकला आपका, एनपीवी निकल रहा है 1,470, इसको माइनस करके देख लो, तो इतने का आपको प्रॉफिट हुआ। ओके तो देखो एग्जाम्पल हमारे तो आता नहीं है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। द रीज़न इज़ आपको बाद में पढ़ाना है, आप जब प्रोफेसर बनोगे आपको पढ़ाना है, तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, राइट। तो हमारे डिफरेंस कितना निकला, 1,470 निकला। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे डिसीजन क्राइटेरिया देखेंगे। तो हमने देखा ना प्रॉफिट हो रहा था उसमें, तो जब प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब हम प्रॉफिट में हैं, मतलब अच्छा है, मेरा एनपीवी सही निकला है। ओके तो प्रोजेक्ट को अब एक्सेप्ट कर लेंगे। तो डिसीजन क्राइटेरिया क्या है, कैसे डिसीजन लेते हैं एनपीवी के केस में, तो जब आपका एनपीवी आता है पॉजिटिव तो एक्सेप्ट करना है प्रोजेक्ट को, और जब आता है आपका एनपीवी नेगेटिव तो यू हैव टू रिजेक्ट द प्रोजेक्ट, क्योंकि आपको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, फिर क्यों करोगे, तो रिजेक्ट कर देना है। और इफ़ एनपीवी 0, और अगर आपका एनपीवी आता है 0, ओके 0 इन द सेंस कि लाइक उधर हो रहा था ना 3 लाख का इन्वेस्टमेंट करा आपने और 3 लाख ही आपको रिटर्न मिला, ओके तो आपको 0 हो रहा है, तो जब 0 आएगा तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप जाओ या तो नहीं जाओ, ओके तो इस केस में इनडिफरेंट होता है। ओके आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो इन्वेस्टमेंट ना। आई होप आपको क्राइटेरिया समझ आ गया हो। अब हम एडवांटेजेस देखेंगे, क्या हैं इसके एडवांटेजेस। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल द इनफ्लोज, सारे इनफ्लोज को ये कंसीडर करता है, देखा हमने, सारे आउटफ्लोज को भी कंसीडर करता है, और तो और अच्छी बात ये कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी लेकर चलता है, प्लस कितना रिस्क इन्वॉल्व है, रिस्क को भी ये कंसीडर करता है। तो भाई इतने सारे क्वालिटी हैं तो अच्छा तो होगा ही एनपीवी, है ना। नाउ दिस मेथड कंसीडर द फुल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, ये फुल लाइफ प्रोजेक्ट का कंसीडर करता है, सिर्फ पे बैक पीरियड नहीं, फुल लाइफ। अब देखो पे बैक पीरियड मेथड में हमने देखा था ना, उसमें क्या होता है आपका मतलब प्रॉफिट हो गया, आपने जितना इन्वेस्ट करा था उतना मिल गया, बस उसके बाद का तो लेते ही नहीं थे। लेकिन एनपीवी में ये क्वालिटी है, ये सबको कंसीडर करके चलता है, ओके बाद वाले प्रॉफिट को भी ये कंसीडर करता है। नाउ this helps to achieve wealth maximization objective of the business because project with highest NPV is accepted। हाईएस्ट एनपीवी जिसका है वो एक्सेप्ट होता है, मतलब जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, तो बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो वेल्थ तो मैक्सिमाइज करेगा ही फर्म का, राइट तो ये एक एडवांटेज है ना। दूसरा लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या है, इन सिचुएशन वेयर IRR एंड NPV गिव कॉन्फ्लिक्ट डिसीजन। अब IRR हम पढ़ेंगे नेक्स्ट की क्लास में, अभी आप इतना समझो, जब IRR और NPV दो दिया होना और दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो कि व्हाट यू आर गोइंग टू चूज, आप कौन सा सेलेक्ट करोगे, दोनों में से कौन सा लोगे, तो दोनों डिसीजन में से फिर NPV बेस्ट डिसीजन होता है। ओके एनपीवी की जो डिसीजन होती है हम उसके साथ जाते हैं, एनपीवी के डिसीजन को प्रेफर करते हैं। ओके तो ये है आपका। नाउ अभी आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है एनपीवी मेथड के। तो एक तो है देखो ये पूरा का पूरा एस्टिमेशन पे बेस्ड होता है ना, लाइक आप जो डिस्काउंटेड रेट ले रहे हो वो तो आपको पता नहीं होता, डिस्काउंटेड रेट तो हम एस्टिमेट ही करते हैं, अज्यूम करके चलते हैं, तो इसलिए ये पूरा का पूरा एस्टिमेशन पे बेस्ड होता है आपका, ये एक डिसएडवांटेज है। आप एक्यूरेट कैसे ले लोगे। नाउ एनपीवी कैन नॉट बी यूज टू कंपेयर टू प्रोजेक्ट्स विच आर नॉट ऑफ द सेम पीरियड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा है, एनपीवी को हम यूज़ नहीं कर सकते जब प्रोजेक्ट सेम पीरियड के ना हो।
ओके मतलब जो टाइम पीरियड है प्रोजेक्ट का वो अगर डिफरेंट हो गया ना तो हम एनपीवी को यूज़ नहीं कर सकते। ओके अब ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, एग्जाम में पूछा है इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा घुमा करके, तो ये आंसर क्या होगा, कब होता है, किस मेथड में ऐसा होता है, तो एनपीवी में। एनपीवी के केस में जब आपका दो सेम पीरियड सेम ना हो तो हम एनपीवी यूज़ नहीं कर सकते। नाउ विद डिफरेंट डिस्काउंट रेट्स एनपीवी विल बी डिफरेंट। अब आप जितना अलग अलग डिस्काउंट रेट लोगे ना, एक तो आपको डिस्काउंट रेट पता नहीं है, और आप जितना अलग अलग डिस्काउंट रेट लोगे उतना ही ज़्यादा आपका एनपीवी डिफरेंट आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इसका। Thus, the comparable profitability of projects will change with the change in discount rate. Discount rate के साथ साथ आपका profitability भी change होगा। Now, it is difficult to understand and implement this method as compared to non-discounted techniques. तो देखो बोला जा रहा है कि ये थोड़ा difficult होता है समझने में, implement करने में। तो देखो बुराई करने को तो बहुत कुछ बोल जाते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा मेथड है, इजीली समझ भी आ जाता है ना। तो ये बोला गया है लेकिन कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक्स के कंपैरिजन में। ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब जो हमने देखा ना कि जब दो सेम पीरियड अगर अलग अलग टाइम पीरियड है तो एनपीवी काम नहीं करता, तो तब कौन सा मेथड हम अप्लाई करते हैं, तो तब हम लगाते हैं इक्विवेलेंट एनुअल एनुइटी मेथड। ओके दैट इज EAA मेथड, तब हम यूज़ करते हैं। दिस इज एन अप्रोच यूज इन कैपिटल बजटिंग टू चूज बिटवीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स विद अनइक्वल यूजफुल लाइफ। जब आपका अनइक्वल यूजफुल लाइफ है, मतलब जो लाइफ है, जो टाइम पीरियड है वो इक्वल नहीं है, डिफरेंट है, तो तब हम यूज़ करते हैं इस मेथड को। जब आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट होता है। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, हमने डिसीजन के टाइप्स में देखा है, चलो फिर से समझ लेते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है जब आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ओके और आप एक अपॉर्चुनिटी पे जाते हो, एक प्रोजेक्ट लेते हो, तो दूसरा आपका छूट जाता है, ओके और दूसरे पे जाते हो तो आपका पहला वाला छूट जाता है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट इसी को बोलते हैं हम। जब दोनों ही हैं आपके पास, दोनों ही अच्छे प्रोजेक्ट हैं, बट एक पे जाओ तो दूसरा वाला आपको छोड़ना पड़ता है और आपको उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे करना पड़ सकता है। ओके तो इसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट एनुअल एनुइटी मेथड। अब डिसीजन रूल क्या है इसका, तब तो द प्रोजेक्ट विद हायर इक्विवेलेंट एनुअल एनुइटी इज प्रेफर्ड। तो इक्विवेलेंट एनुअल एनुइटी जिसकी ज़्यादा होगी वो वाला हम प्रेफर करते हैं। देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, ओके इक्विवेलेंट मीन्स एक जैसा, और एनुअल ओके एनुअली जब आप इसको कर रहे हो कैलकुलेट, तो आपका कौन सा मेथड काम आता है। तो जब सेम नहीं हो आपका लाइफ पीरियड आपका सेम नहीं होता है दो प्रोजेक्ट्स का, तो हम किसके साथ जाते हैं, EAA मेथड के साथ जाते हैं। ओके नाउ अब इसका फॉर्मूला क्या है, तो R इंटू NPV, R है आपका रेट एंड 1 - 1 + R टू द पावर N। ओके तो ये हो गया आपका फॉर्मूला EAA मेथड का, जहाँ पे R है आपका प्रोजेक्ट का डिस्काउंट रेट, NPV आपको बताया मैंने, और ये N है आपका प्रोजेक्ट लाइफ। ओके चलो आई होप आपको क्लियर हो गया हो ये मेथड्स। अब हम करेंगे प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, ओके PI मेथड। अब ये क्या होता है, तो देखो PI मेथड भी आपका NPV में जो कमियां थी ना उसको हटाने के लिए लाया, उसके लिए थोड़ा इम्प्रूवमेंट लेकर आया आपका PI मेथड। तो ये कैपिटल बजटिंग टूल है विच इज़ यूज टू रैंक प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉफिटेबिलिटी। अब ये जो मेथड है ना, ये सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बताता, सिर्फ ये नहीं बताता कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, अब ये बताता है कि पर रुपी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। ओके पर रुपी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट हो रहा है, एंड आपको उसके अकॉर्डिंग कैसे रैंक करना है। ओके तो ये बताता है कौन, आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो बाय डिवाइडिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज बाय द इनिशियल इन्वेस्टमेंट।
ओके इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखो इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेते हैं ना, क्योंकि हमें पर रुपी कॉस्ट निकालना है, एक इन्वेस्टमेंट की पर रुपी कॉस्ट निकालना है, इसलिए हम इस तरह से इसको ऑल कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं। नाउ अब डिसीजन क्राइटेरिया क्या है इसका, तो डिसीजन क्राइटेरिया है प्रोजेक्ट्स विद हायर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आर बेटर, जिसकी हायर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ज़्यादा होगी वो वाली हम सेलेक्ट करेंगे। और ये रैंकिंग मेथड यूज़ होता है इसमें प्रोजेक्ट्स को हम रैंक करते हैं। ओके नाउ हाउएवर एक्चुअल डिसीजन शुड अटेम्प्ट टू मैक्सिमाइज द टोटल नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट कीपिंग इन व्यू द अवेलेबल फंड्स फॉर इनिशियल इन्वेस्टमेंट यूजिंग कैपिटल रैशनिंग। मतलब क्या है, यहाँ ये जब आपकी कैपिटल रैशनिंग का केस होना क्वेश्चन में आया है, आपका कैपिटल रैशनिंग के केस में हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, कौन सा डिस्काउंटिंग टेक्निक यूज़ करते हैं, तो तब होगा आंसर आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अब कैपिटल रैशनिंग क्या होता है, तो जब आपके पास दो या उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ओके, बट जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है आपका वो लिमिटेड है, पैसे कम पड़ रहे हैं, पैसे लिमिटेड हैं आपके, लेकिन आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, तो भाई आप फिर देखोगे ना कि पर यूनिट कॉस्ट मुझे किस में कम पड़ रहा है और रिटर्न किस में ज़्यादा मिल रहा है। फिर जब हम रैंकिंग करते हैं ना, तो वो किस में क्या हो कहलाता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड कहलाता है। ओके आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। तो चलो एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको हम। देखो अब जो एनपीवी होता है ना, वो आपका एब्सोल्यूट वैल्यू देखता है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है, टोटल पूरा वैल्यू, ये कोई कंपैरिजन नहीं करता, ये टोटल वैल्यू देख रहा होता है। लेकिन जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड है ये रिलेटिव मेजर है, रिलेटिव वैल्यू देखता है, ये कंपैरिजन करता है। अब देखते हैं नाउ, देखो आपके पास दो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी, और दोनों में आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 मिलियन की करी आपने। ओके दोनों में इनिशियल इन्वेस्टमेंट, स्टार्टिंग की जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 मिलियन की हुई। नाउ अब नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट ए पे हुआ 2 मिलियन और प्रोजेक्ट बी पे हुआ 2.2 मिलियन। अब सुन के क्या लगा कि चलो बढ़िया है, फिर प्रोजेक्ट बी अच्छा है ना, 2.2 मिलियन वो अच्छा है। लेकिन ऐसे कंक्लूड करना गलत है। रीज़न क्या है, it has higher net profit, we need to calculate the net present value added by each project per ₹1 of initial investment। ये सोचना गलत है, क्योंकि जब आप पर रुपी करके निकालते हो तो उसमें से कौन सा ज़्यादा आ रहा है, पर रुपी, पर 1 रुपी इन्वेस्टमेंट निकालते हो कि मैंने जो कॉस्ट लगाया तो पर हेड करके मुझे किस में ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। ओके तो फिर जो आपका ज़्यादा आएगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। तो ये किस केस में होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड में होता है। नाउ पीआई मेथड का फॉर्मूला है आपका पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज। देखो एनपीवी जैसा ही है, बस एनपीवी में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों को और इसमें हम डिवाइड करते हैं। ओके तो अब इसको हम और क्या बोलते हैं, इस मेथड को हम बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी बोलते हैं। अब इससे भी क्वेश्चन आया है, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो किसको बोलते हैं, तो वो आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड को बोलते हैं। ओके क्यों बेनिफिट कॉस्ट रेशियो नाम कैसे पड़ा, तो देखो इनफ्लो हो रहा है ना, आपको पैसे आ रहे हैं तो मतलब बेनिफिट हो रहा है, कॉस्ट देना पड़ रहा है आपको तो मतलब आउटफ्लो हो रहा है, पैसे जा रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम पड़ा बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें हम पीआई मेथड एंड एनपीवी मेथड के रिलेशन देखेंगे, दोनों में क्या रिलेशन है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो चार्ट है ना, ये जो पेज है, ये स्लाइड ही आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके तो देखो जब आपका पीआई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ज़्यादा हो, ओके पीआई जब आपकी ज़्यादा हो 1 से, तो क्या करेंगे, तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। डिसीजन क्राइटेरिया 1 पे सेट है आपका पीआई मेथड में। ओके तो जब पीआई आपका 1 से ज़्यादा हो तो आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हो और तब आपका एनपीवी जो है वो पॉजिटिव रहता है। ओके नाउ अब पीआई जब आपका कम हो 1 से तो प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। 1 से कम हो तो रिजेक्ट करेंगे और तब आपका एनपीवी नेगेटिव होता है।
ओके, नाउ वी हैव टू इवैल्यूएट ओनली वन प्रोजेक्ट। अब जब हमें एक प्रोजेक्ट पे जाना हो तो देखते हैं क्राइटेरिया क्या है। इफ़ वी हैव टू इवैल्यूएट ओनली वन प्रोजेक्ट वी मे इधर यूज़ एनपीवी और पीआई मेथड। अब आपके पास एक ही प्रोजेक्ट में देखना हो ना, तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, चाहे एनपीवी यूज़ करो या पीआई मेथड यूज़ करो, दोनों ही सेम रिजल्ट देंगे। रीज़न क्या है कि आपका जो एनपीवी है ना प्रोजेक्ट का, एनपीवी आपका पॉजिटिव तभी होता है, एक सेकेंड, एनपीवी हमें पता है हमारा पॉजिटिव तभी होता है जब मेरा पीआई 1 से ज़्यादा हो, है ना। तो ऑटोमेटिकली भाई ये सही है तो ये भी सही है ना। तो जब इवैल्यूएट करो ना एक प्रोजेक्ट पे तो दोनों ही सेम रिजल्ट देंगे। लेकिन अब जब आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं तो आप क्या करोगे? तो जब आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती हैं, मतलब द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन वेरियस प्रोजेक्ट इज़ द सेम। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में अब आपको जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगानी है, मतलब लेकर चलो 3 लाख लगाने हैं सब में, जितने अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, तो इन दैट केस एनपीवी अच्छा होता है। एनपीवी आप अच्छे से कर सकते हो कैलकुलेट, एनपीवी के थ्रू डिसीजन पे आ सकते हो। लेकिन जब आपका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के डिफरेंट हो, ओके, लाइक 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं और दोनों में एक में 3 पड़ रहा है एक में 5 पड़ रहा है आपको, तो फिर कौन सा बेस्ट होता है? तो तब बेस्ट होता है पीआई मेथड, क्योंकि आपको पता है पीआई मेथड पर रुपी कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं हम, राइट। तो इस केस में जब डिफरेंट हो तो हम यूज़ करते हैं पीआई मेथड। ओके, सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके डिस्काउंटिंग टेक्निक्स के नेक्स्ट मेथड्स के साथ। और आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो, सो दैट जब भी न्यू वीडियोस आए आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लो सो दैट वो भी इन क्लासेस का बेनिफिट ले सकें। और मेरी इन क्लासेस के पीडीएफ्स नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल टारगेट नेट JRF विद वी लर्निंग पे मिल जाएंगी, और इस पे डेली MCQs भी होती हैं आपके पेपर 1 की, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और पेपर 2 की भी MCQs होती हैं अपनी। और इंस्टाग्राम पे बर्नवाल 012 करके सर्च करो, यहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, कीप लर्निंग।